नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने नीति आयोग के साथ मिलकर एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक अहम बैठक की और कोविड-19 से निपटने में उनकी मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही ये भी जानेंगे कि यूजीसी ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं सभी विश्वविद्यालयों को नए सत्र और परीक्षाओं को लेकर। आपको ये भी बताएंगे कि कोविड-19 के इलाज में भी किस तरह से आयुष्मान भारत योजना अहम साबित हो रहा है। जानेंगे कि सभी राज्यों में कोविड-19 की क्या स्थिति है, कितनी सफलता हमें इसके प्रसार को रोकने में मिली है। गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो भी आपसे साझा करेंगे। और साथ ही बात होगी मशहूर और सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। सबसे पहले बात भारत की करते हैं कोविड-19 की स्थिति को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि देश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रयास तेज करने होंगे और इसके लिए केंद्र और राज्यों को निवेशकों को मंजूरी देने के लिए समयबद्ध तरीके से सभी कदम उठाने होंगे। कोविड-19 से पैदा हुई स्थिति के बाद भारत में निवेश बढ़ाने को लेकर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि एक ऐसी स्कीम लाई जाए जिससे मौजूदा भूमि और भूमि खंडों में बुनियादी सुविधाएं विकसित की जाएं और उन्हें इस काम के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाए। इस बैठक में भारत में घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने और घरेलू उद्योगों की विकास रफ्तार को तेज करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। बैठक में राज्यों से कहा गया कि वो निवेश बढ़ाने के लिए नई रणनीति तैयार कर इस पर तत्परता से काम करें। बैठक में विभिन्न मंत्रालयों से सुधार कार्यक्रमों की गति को बनाए रखने के लिए कहा गया। साथ ही उन्हें सुझाव दिया गया कि वो सुधार कार्यक्रमों में आ रही किसी भी बाधा को जल्द से जल्द समयबद्ध तरीके से हटाने का प्रयास करें। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सहित सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। अर्थव्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री की इस बैठक में कई बड़े संदेश हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना महामारी के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था में कुछ कमी आई है तो उसको भरने के लिए विदेशी निवेश और खास तौर पर जब चीन में कई कंपनियां वहां से जाने का रुख कर रही हैं और उन कंपनियों को भारत में लाया जा सकता है और वो बड़ा विदेशी निवेश का एक अवसर है, तो भारत उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अर्थव्यवस्था को लेकर की गई बड़ी बैठक में राज्यों को भी कहा और केंद्र को भी कहा कि अपने यहाँ न सिर्फ निवेश का बेहतर माहौल तैयार करें बल्कि नियम और कानून भी इस मुताबिक बनाएं कि उन्हें ज्यादा सहूलियत मुहैया कराई जा सके। मैं राज्यसभा टीवी के लिए पंचानन मिश्रा। सामुदायिक निगरानी की वजह से कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इस वक्त सरकार की 9 लाख संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर है। इस बात की जानकारी आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने देश के प्रमुख सिविल सोसाइटी संगठनों और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ आज संवाद किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ देश में कोविड-19 और लॉकडाउन से उत्पन्न स्थिति पर व्यापक चर्चा की। साथ ही इस संकट से निपटने के लिए सरकार की योजनाओं पर विचार विमर्श किया। कोरोना संकट के दौरान लोगों की मदद में जुटी सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की टीमों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी बात हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में शामिल प्रतिनिधि को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री ने प्रतिनिधियों को बताया कि कोविड-19 के खतरे को देखते हुए सरकार ने बहुत पहले ही उचित कदम उठा लिए थे। 15,000 उड़ानों से देश में आने वाले तकरीबन 15 लाख यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। उन्होंने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण का पहला मामला 30 जनवरी को और दूसरा मामला 1 फरवरी को सामने आया था। इसके तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थिति पर निगरानी के लिए उच्च स्तरीय मंत्री समूह का गठन कर दिया
था। जरूरतमंद लोगों को भोजन और जरूरी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि सिविल सोसाइटी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों के प्रयास से अन्य लोगों और संगठनों को प्रेरणा मिलेगी और वो कोरोना महामारी के खिलाफ सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग देंगे। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने आज की इस बैठक को काफी सकारात्मक बताया। To be a huge transfer of these migrant laborers and other stranded people all across the country. So this will involve a lot of movement of people from one place to other place, and there will be a requirement of a lot of help from the society to reorganize them again back in their own hometowns to ensure that they are adequately quarantined, tested, given the right guidance and proper cooperation from the society, because there could be some resistance in the society when they go back. So this is where I see a very, very strong and positive and dynamic role from you. कोरोना की लड़ाई में देश को बड़ी कामयाबी मिल रही है। इस संक्रमण के फैलाव की रफ्तार में कमी आई है। वहीं ठीक होने की दर और दोगुना होने की दर में भी काफी सुधार हो गया है। इतना ही नहीं, मौतों की दर में भी कमी आई है। अगर हम कोरोना वायरस संक्रमण से मरीजों की ठीक होने की दर की बात करें तो ये 25.19 हो चुका है, जबकि ठीक 14 दिन पहले ये सिर्फ 13% था। वहीं मौतों की दर 3.2% हुई है। इसके अलावा 78% कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले मरीज वो हैं जो पहले किसी बीमारी से जूझ रहे थे या फिर उम्र दराज हो चुके थे। पेशेंट वो क्योर भी हो गए, जिससे कि हमारे टोटल क्योर्ड पेशेंट्स की संख्या बढ़कर अब 8,324 हो चुकी है। इस तरीके से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि हमारे देश में टोटल रिकवरी रेट प्रेजेंटली 25.19% है। रिकवरी रेट के अंदर हम एक प्रोग्रेसिव ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को इससे पहले भी बताया है कि 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 का डबलिंग रेट 11 दिन हो गया है, जबकि लॉकडाउन से पहले ये 3.4 था। मंत्रालय के मुताबिक कई राज्य काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका डबलिंग रेट राष्ट्रीय औसत से भी बेहतर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रैपिड टेस्टिंग को लेकर कहा कि ये समझना जरूरी है कि एंटीबॉडी बनने में समय लगता है। जहां तक रैपिड टेस्टिंग का सवाल है तो इसका इस्तेमाल निगरानी के लिए किया जा सकता है। इलाज और टेस्टिंग का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से हमें सिर्फ RT-PCR टेस्ट ही करने होंगे। जो कि लॉकडाउन से पहले 3.4 पर था, वह प्रोग्रेसिवली बढ़कर अब 11 दिन हो गया है और कई स्टेट्स उस संबंध में अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि जो स्टेट देश के डबलिंग रेट से बेटर परफॉर्म कर रही हैं, यानी कि वहां पर केसेस की डबलिंग 11 दिन से भी ज्यादा हो रही है, 11 से 20 दिन के बीच में देखें तो हम देखते हैं कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, इन स्टेट्स में डबलिंग रेट 11 से 20 दिन के बीच में पाया गया है। साथ ही 20 से 40 दिन का डबलिंग रेट कर्नाटका, लद्दाख, हरियाणा, उत्तराखंड और केरला में देखा गया है। इसके साथ ही कुछ स्टेट्स में अब 40 डेज का भी डबलिंग रेट नोट किया गया है। वह है असम, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश। गृह मंत्रालय के अंतर मंत्रालय टीम ने चेन्नई और हैदराबाद के दौरे के बाद वहां कोविड-19 के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। केंद्रीय टीम ने बताया कि दोनों ही जगहों पर कोविड-19 से निपटने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का भी सही ढंग से पालन करते हुए पाया गया। इसके अलावा कल जारी दिशा निर्देश के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। हैदराबाद हमारी जो IMCT गई है, उन्होंने अस्पतालों का, सेंट्रल ड्रग स्टोर, शेल्टर होम्स, मंडी इत्यादि का दौरा किया। उन्होंने पाया कि राज्य के पास पर्याप्त मात्रा में टेस्ट किट्स, PPE किट्स इत्यादि उपलब्ध हैं।
राज्य सरकार एक एंड टू एंड आईटी डैशबोर्ड यूज कर मरीजों की टेस्टिंग से डिस्चार्ज तक ट्रैकिंग कर रही है। उन्होंने गांधी अस्पताल भी विजिट किया जो कोविड-19 के लिए स्टेट नोडल सेंटर है और यहाँ टीम ने पाया कि इलाज और डिस्चार्ज के सभी प्रोटोकॉल्स का अनुपालन किया जा रहा है। आईएमसीटी चेन्नई ने कंट्रोल रूम्स, विभिन्न विभागों के हेल्पलाइन, कॉल सेंटर फैसिलिटीज, कंटेनमेंट जोन्स, क्वारंटाइन सेंटर, कोविड और गैर कोविड अस्पताल, पीडीएस शॉप्स, बैंक, मेडिकल शॉप्स, चिल्ड्रन होम, ओल्ड एज होम्स, फिशरमैन की बस्ती, स्लम्स, रिलीफ कैंप, इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स का दौरा किया और विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा की। टीम ने पाया कि तमिलनाडु में रिकवरी रेट काफी अच्छी है। 2058 संक्रमित मरीजों में से 1168 यानी कि 57% लोग ठीक हो गए हैं। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी देश में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 33,610 हो गई है। इनमें 24,162 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,700 से ज्यादा नए केस और 24 घंटों में 650 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं अब तक देश में कुल 8,372 कोविड-19 मरीज ठीक हो चुके हैं और 1,075 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं देश में कोरोना से सबसे ज्यादा पीड़ित राज्यों की। तो महाराष्ट्र में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है क्योंकि यहां पर संक्रमित लोगों का आंकड़ा तेजी से 10,000 के करीब पहुंच रहा है। अभी राज्य में 9,900 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ गए हैं। वहीं 1,500 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। 400 लोगों की इससे मौत हुई है। गुजरात की बात करें तो गुजरात में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा 4,000 को पार कर गया है और 500 से ज्यादा लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं यहां, जबकि 197 लोगों की कोविड-19 से मौत हो गई है। दिल्ली का रुख करें तो दिल्ली में अब तक 3,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 56 लोगों की यहां पर मौत हुई है, जबकि 1,000 से ज्यादा लोग कोविड-19 से मुक्त हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 2,600 से ज्यादा कोरोना के संक्रमण के मामले सामने आए हैं। वहीं 450 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। यहां पर 130 लोगों की मौत कोविड-19 से हुई है। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो यहां 2,400 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। यहां पर 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 700 से ज्यादा लोग राजस्थान में कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। और आइए अब एक नजर डालते हैं दुनिया में कोरोना वायरस की स्थिति की। अभी तक दुनिया में 32,32,000 लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,28,000 से ज्यादा लोगों की इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। देशों पे अगर हम नजर डालें तो अमेरिका की सबसे पहले बात करते हैं, जहां 10,64,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं और 61,500 से ज्यादा लोगों की मौत अमेरिका में कोविड-19 से हो गई है। बात करते हैं इटली की, यहां पर 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और 27,500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्पेन में अब तक 2,36,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आ चुके हैं और यहां पर 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की बात करें तो यहां पर 1,66,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 24,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब बात कर लेते हैं ब्रिटेन की भी, तो ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़कर 1,66,000 से ज्यादा हो गए हैं और यहां पर 26,000 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हो चुकी है। वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे, रुक करेंगे कुछ और अहम खबरों का। बने रहिए हमारे साथ। Traveled to Los Angeles via Heathrow Airport. I might have picked up in these 3 possibilities. By 6th of March, my fever started,
low-grade fever. I thought it is no corona, flu, I think. I preponed my flight back to Bangalore. 8th I landed, and I had some doubt. And I told my wife, I'll stay upstairs. We have a duplex house here. People really sleep in the ground floor in summer. I went upstairs, I told them, don't come near me. My colleague connected to Rajiv Gandhi Hospital. My brother-in-law, he lives right opposite. He connected, I think he found this is the place to go. So the same day, went at 4 p.m. Sunday. This is a good facility. Created my file. Completely taken my history. And they finally, took a test. Because of my travel history, they took a test. Same day they took a test. I came back home and again separated myself. Everything separate. Next day afternoon I got a call from Dr. Padma to get admitted. My virus load was high. Then I was asked to go to isolation center and I got admitted next day. My entire family were tested. They were negative. I think it's like a viral fever. In isolation center, what happens? It's not like a hospital where somebody will come and keep checking. Nothing. You have to take care of yourself. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये खबरों में बढ़ते हैं आगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कोरोना की वजह से पैदा हुई चुनौतियों के बीच किसानों की अद्भुत कर्तव्य निष्ठा और लगनशीलता की सराहना की है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में किसानों ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। साथ ही ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि संकट की घड़ी में भी देश को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसानों ने अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं की तरह भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण के बावजूद उन्होंने साहस पूर्वक अपना कर्तव्य निभाया है। इस साल 29 करोड़ टन से अधिक खाद्यान्न का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत किए गए उपायों से किसानों की हिम्मत और मनोबल बढ़ा है। उपराष्ट्रपति ने 4 आय इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया ताकि कृषि का विकास हो सके। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषकों और वैज्ञानिकों के बीच निरंतर संवाद रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि आज जब किसान असंगठित हैं और उनकी आवाज अनसुनी रह जाती है, ऐसे में 4P पार्लियामेंट, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और प्रेस का दायित्व है कि वो उनकी अपेक्षाओं को स्वर दें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कृषकों के सशक्तिकरण के लिए नई कृषि नीति तैयार किए जाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ई मार्केटिंग को प्रोत्साहित करने के अलावा कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं और रेफ्रिजरेटेड वाहनों से किसानों को बड़ी सहायता मिलेगी। गरीबों को मुफ्त में इलाज मुहैया कराने के लिहाज से आयुष्मान भारत योजना बेहद कामयाब रही है। सितंबर 2018 से शुरू होने के बाद इस योजना के तहत 98 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित परिवारों का अस्पतालों में मुफ्त इलाज किया जा चुका है। आज यानी 30 अप्रैल को लोगों के बीच इस योजना की जागरूकता लाने के लिए आयुष्मान दिवस मनाया जाता है। ग्राम स्वराज अभियान के हिस्से के तौर पर देश भर में 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। ये योजना गरीबों तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने में बेहद सफल रही है। इस योजना के तहत अब तक 98 लाख से ज्यादा गरीब और वंचित लोगों का अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जा चुका है। अब तक 12 करोड़ 45 लाख से ज्यादा ई कार्ड यानी गोल्डन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। आयुष्मान भारत के पैनल में 21,000 से ज्यादा निजी और सरकारी अस्पताल जुड़े हुए हैं, जहां इस योजना के लाभार्थियों का मुफ्त इलाज किया जाता है। वर्तमान में इस योजना के अंदर 1,578 हेल्थ बेनिफिट पैकेज निर्धारित रेट के साथ मौजूद है। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के साथ ही इलाज भी किया जा रहा है।
इससे निजी अस्पतालों में भी गरीब और वंचित लोग कोरोना का इलाज करा पा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके तहत हर गरीब और वंचित परिवार को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। इसके दायरे में 10 करोड़ से ज्यादा परिवार और 50 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं। योजना के दायरे में देश की 40% आबादी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफओ ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 7,40,000 कोविड-19 दावों के साथ साथ 12,91,000 दावों का निपटान किया। इसमें पीएमजीकेवाई पैकेज के अंतर्गत 2,367 करोड़ रुपए के कोविड दावों सहित 4,684 करोड़ रुपए का वितरण शामिल है। कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए ईपीएफ योजना से एक विशेष निकासी का प्रावधान सरकार ने एक अधिसूचना के जरिए किया था। ये अधिसूचना 28 मार्च 2020 को जारी की गई थी। वहीं अब तक पीपीई कुल उत्पादन करीब 10 लाख यूनिट का हो चुका है। इस किट के उत्पादन में बेंगलुरु प्रमुख उत्पादन केंद्र के तौर पर उभरा है। स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा देने वाली इस किट का करीब 50% उत्पादन अकेले बेंगलुरु में हो रहा है। इसके अलावा चेन्नई, कोयम्बटूर, अहमदाबाद, वडोदरा, लुधियाना, भिवंडी, कोलकाता, दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम समेत कई शहरों में भी बड़े स्तर पर पीपीई किट का उत्पादन किया जा रहा है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों को उनकी आवश्यकता अनुसार पीपीई किट भेज रहा है। पीपीई किट के उत्पादन की सुनिश्चितता के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, औषधि विभाग और वस्त्र मंत्रालय, औद्योगिक इकाइयों, हितधारकों और विनिर्माताओं के साथ मिलकर सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे काम कर रहा है, ताकि आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं को दूर किया जा सके और सभी स्वास्थ्य कर्मियों तक अनिवार्य वस्तुओं की पूर्ति की जा सके। कोविड-19 और लॉकडाउन के बीच यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षाएं और नए सत्र के लिए प्रस्तावित गाइडलाइंस आज जारी कर दी है। नए कैलेंडर में मौजूदा छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए 1 सितंबर से सत्र आरंभ करने के लिए कहा गया है। साथ ही नए छात्रों के लिए दाखिले की प्रक्रिया को 1 अगस्त से 31 अगस्त के बीच संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने परीक्षाओं और शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश में कहा है कि अंतिम सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षा जुलाई में आयोजित की जा सकती है। यूजीसी ने कहा है कि बीच के सत्र के छात्रों को पूर्व और मौजूदा सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर ग्रेड दिए जाएंगे। जिन राज्यों में कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य हो चुकी है, वहां जुलाई के महीने में परीक्षाएं होंगी। आयोग ने कहा है कि एमफिल, पीएचडी छात्रों को 6 महीने का और समय मिलेगा और साक्षात्कार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। आयोग ने निर्देश दिया है कि हर यूनिवर्सिटी में कोविड-19 सेल बनाई जाएगी, जिसका काम एकेडमिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित मुद्दों का समाधान करना होगा। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि दिशा निर्देश एक परामर्श की तरह है और विश्वविद्यालय कोविड-19 महामारी से जुड़े मुद्दों पर विचार करते हुए अपनी योजनाएं तैयार कर सकती हैं। बॉलीवुड के मशहूर और सदाबहार एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। मुंबई के एक अस्पताल में उनका आज निधन हो गया। ऋषि कपूर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले साल सितंबर में ही वो अमेरिका से इलाज कराकर भारत लौटे थे। उनके निधन पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। बॉलीवुड में चिंटू के नाम से मशहूर ऋषि कपूर ने सबसे पहले बाल कलाकार के तौर पर फिल्म श्री 420 और मेरा नाम जोकर में काम किया। बतौर मुख्य अभिनेता 1973 में आई बॉबी उनकी पहली फिल्म थी जो काफी हिट रही। इसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक मशहूर फिल्में दी। अपने अभिनय के दम पर ऋषि कपूर ने फिल्म जगत में एक अलग पहचान बनाई और रोमांटिक हीरो की एक अलग ही छवि गढ़ी। बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्हें कई सारे पुरस्कारों के साथ ही साल 2008 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
मशहूर तेलुगु कवि श्रीरंगम श्रीनिवास राव की आज जयंती है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने श्रीरंगम श्रीनिवास राव को याद करते हुए कहा कि तेलुगु साहित्य में उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि मजदूर वर्ग और किसानों के संघर्ष की उनकी गहरी समझ उनके लेखन में झलकती है। महाकवि श्री श्री के उपनाम से मशहूर तेलुगु के कवि श्रीरंगम श्रीनिवास राव ने कविता को एक नया रूप दिया और खुद के लिए एक जगह बनाई। भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहेब फाल्के की 150वीं जयंती पर आज देश ने उन्हें याद किया। दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 को महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर में हुआ था। दादा साहेब फाल्के का पूरा नाम धुंधीराज गोविंद फाल्के था। बचपन से ही कला के प्रति समर्पण भाव के चलते उन्होंने 1913 में भारतीय सिनेमा जगत की पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। दादा साहेब फाल्के ने 19 साल के फिल्मी करियर में 95 फिल्में और 27 शॉर्ट फिल्में बनाई। भारतीय सिनेमा इतिहास में उनके योगदान के मद्देनजर भारत सरकार ने 1969 से उनके सम्मान में सर्वोच्च और प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। 16 फरवरी 1944 को उनका देहांत हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए लगातार राज्यसभा टीवी से। घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।